तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देश के एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा के बारे में बात करेंगे, जो कि है वक्फ संशोधन विधेयक। और हाँ, इस विधेयक को हम लोग ज्वलंत मुद्दा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग इससे खुश हैं जो कि इसके सपोर्ट में हैं, लेकिन कई सारे लोग इससे नाखुश हैं और वे जगह-जगह पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके विरोध में वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किए हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे एक ज्वलंत मुद्दा मान रहे हैं, जो कि शायद आप लोगों को पता भी होगा। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है, हालाँकि ये जो है दोस्तों वो 8 अप्रैल से लागू हो चुका है, यानी कि ये एक्ट बन गया है, ठीक है? तो कोई भी बिल एक्ट कब बनता है? जब उस पे राष्ट्रपति का मुहर लगता है, तो वो जो है वो एक्ट बन जाता है। तो 8 अप्रैल से ये जो है वो एक्ट बन गया है। तो इसमें कई सारे लोगों को अब ये भी नहीं पता होगा कि वक्फ आखिर क्या है, ठीक है? तो इसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा कि क्या है वक्फ। अब आपको वक्फ ही नहीं पता है, तो फिर इस मुद्दा के बारे में क्या पता है कि आप इसके पक्ष में हैं या इसके विपक्ष में रहेंगे। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर वक्फ क्या है। इसके बाद वक्फ के बाद आता है कि क्या है वक्फ बोर्ड। तो देखिए, वक्फ अलग चीज़ हो गया और ये वक्फ बोर्ड अलग चीज़ हो गया, ठीक है? तो ये क्या है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैसे काम करता है। यानी कि ये जो वक्फ बोर्ड है, इसका काम कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। ये चीज़ भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, तभी तो आप ये अंदाज़ा लगा पाएँगे कि इसका विरोध करना चाहिए या फिर इसका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? आगे आता है कि क्या है वक्फ बिल। तो देखिए, चूँकि संशोधन से पहले एक बिल लाना पड़ता है, ठीक है? जिसे कि लोकसभा से पास करके राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब यदि उसमें राष्ट्रपति साइन कर दिया, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, तो वो एक्ट बन जाएगा, और स्वीकृति नहीं मिली तो फिर वो एक्ट नहीं बन पाएगा, वो बिल जो है वो निरस्त हो जाएगा। तो यही है कि क्या है वक्फ बिल, ठीक है? इसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट आ जाता है कि क्या है वक्फ एक्ट। तो ये देखिए, अब एक्ट क्या है, यानी कि बिल पर जब राष्ट्रपति का स्वीकृति मिल गया है, उसके बाद वो एक्ट बन गया। तो इस एक्ट में क्या है और इस एक्ट के बारे में क्या-क्या बातें की गई है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे। और साथ ही हम लोग इसमें और कुछ भी जानने को मिलेगा, जो कि आप वीडियो को देख कर के आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, सारी जानकारियों के लिए आपको वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो को देखना है, ताकि आपको सारी और सही जानकारी मिल सके। यानी कि इसमें हम लोग वक्फ संशोधन विधेयक का जो बिल है, बिल से लेकर के एक्ट तक सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग एक-एक कर बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें और सही और सटीक जानकारी ज़रूर प्राप्त करें। क्योंकि देखिए, आपको इस सारे मुद्दों के बारे में याद रखना या फिर जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप यदि देश के नागरिक हैं, तो इन सारे मुद्दों से आपको परिचित होना होगा। तो चलिए, अब हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट, ठीक है? कि क्या है वक्फ? यानी कि हम लोग इस वक्फ के बारे में जानेंगे। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वक्फ जो है वो अरबी भाषा के वक़ूफ़ा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका है। यानी ये जो वक़्फ़ है, यह अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है? और अरबी भाषा में वक़ूफ़ा शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना, लेकिन इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका है, ठीक है? इसके बाद आगे आ जाता है कि ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान कर दी गई है, वह वक्फ संपत्ति कहलाती है। यानी कि जो संपत्ति आप दान कर दिए, वो वक्फ संपत्ति कहलाएगी, ठीक है? इसके बाद आगे चलिए पॉइंट्स को हम लोग बढ़ाते हैं, फिर यहाँ से हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि दान दी गई संपत्ति में चल, रुपये, जेवर आदि, यानी कि संपत्ति 2 प्रकार की होती है, ठीक है? एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। तो यहाँ पे बोला है कि दान दी गई संपत्ति में चल संपत्ति, ठीक है? रुपया, जेवर ये सब आता है, कोई सामान वगैरह, या फिर अचल संपत्ति। यहाँ पे देख सकते हैं कि अचल, जिसमें कि घर, ज़मीन आदि ये सब आता है, ठीक है? संपत्ति दोनों ही कर सकती है। यानी कि आप यदि इस्लाम धर्म को मानते हैं या फिर नहीं भी मानते हैं और आप चाहते हैं कि वक़्फ़ को अपनी संपत्ति दान कर दें, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें से कि आप चल संपत्ति और अचल दोनों कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसकी संपत्ति किस काम आएगी। तो देखिए, वक़्फ़ में जो आप संपत्ति को दान कर रहे हैं, उस संपत्ति का कहीं न कहीं तो यूज़ होगा ही। अब वो किसमें यूज़ होगा, ये आपको नहीं पता, लेकिन आप यदि चाहते हैं कि आप अपनी इच्छानुसार संपत्ति को दान करें, तो ये कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी संपत्ति में कहीं कब्रिस्तान बने, मस्जिद बने, स्कूल बने, अनाथालय बने, आप जो चाहे अपने इच्छानुसार कर सकते हैं, ठीक है? ये वक़्फ़ का है। और इसके बाद फिर आता है कि आम तौर पर वक़्फ़ संपत्ति का
इससे होने वाली आमदनी से धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद, अनाथालयों के रखरखाव में खर्च होती है। यानी कि देखिए, वक्फ संपत्ति आपका जो चला गया, इससे यदि किसी प्रकार की कोई आमदनी होती है, ठीक है, तो उस आमदनी से आपका जो है वो यानी कि धार्मिक स्कूल, तो इस्लामिक स्कूल, इसमें धार्मिक स्कूल में चूँकि इसमें क्या आ जाएगा, ये इस्लामिक स्कूल है, ठीक है। उसी तरह से कब्रिस्तान, मस्जिद, अनाथालय के रख-रखाव में खर्चा होती है। तो क्या खर्चा होगी, ये वक्फ की जो संपत्ति होगी, उससे जो इनकम आएगा यानी कि आमदनी आएगी, वो खर्च होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को उम्मीद है कि यहाँ तक वक्फ को समझ लिए होंगे। ये वक्फ का पॉइंट था, ठीक है। तो वक्फ में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बस आप लोग इसे सिंपल समझ सकते हैं कि ये जो है वो वक़्फ़ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि दान कर देना, ठीक है। तो आप अपने इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति को दान कर सकते हैं, ये वक्फ का मतलब है। आगे इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि वक्फ की जो संपत्ति है उसे तो कोई तो संचालन कर रहा होगा, ऐसा नहीं कि संपत्ति जो जमा ही है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें पीछे देखे हैं कि संपत्ति जो है वो उसे जो इनकम होता है वो उन्हीं के धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके संचालन करने को क्या करते हैं और यानी कि संचालन कैसे करते हैं। तो देखिए, वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको वक्फ बोर्ड मिल गया कि वक्फ की जो संपत्ति का संचालन करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, तो वक्फ बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। और यही वक्फ बोर्ड होता है। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड जो है वो स्थानीय स्तर पर भी और राज्य स्तर दोनों पे बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग-अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और भी ऐसे कई राज्य हैं जिसमें कि 2-2 वक्फ बोर्ड अलग-अलग हैं, ठीक है। पहला शिया का और दूसरा सुन्नी, ठीक है। यानी कि ये इस्लाम में ही 2 धर्म बँटे हैं जिसमें से कि एक शिया और एक सुन्नी है। तो इनके भी अलग-अलग वक्फ बोर्ड हैं। आगे आ जाता है कि राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, जो राज्य स्तर पर बोर्ड बने होते हैं वे राज्य स्तर के संपत्तियों का ध्यान रखते हैं। और आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो संपत्तियों के रख रखाव और उनसे आने वाली आय आदि का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए, जो इस संपत्ति से उनका रख रखाव या फिर उनसे जो आय आता है इनका ध्यान रखा जाता है। तो कौन इनका ध्यान रखते हैं, वही वक्फ बोर्ड ही इनका ध्यान रखता है, ठीक है। आगे आता है कि केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य का अलग-अलग वक्फ बोर्ड होता ही है, लेकिन एक जो है केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है, ठीक है। अब सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वही जो है कि राज्य के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करता है। और किसी प्रकार की उन लोग को यदि जानकारी देने की, किसी प्रकार की कुछ और देने की बात होती है तो वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड ही करता है, ठीक है। यहाँ पे साफ-साफ बता दिया गया है और आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि वक्फ क्या होता है और वक्फ बोर्ड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है, ठीक है। यानी कि वक्फ के बारे में हम लोग जान लिए, वक्फ बोर्ड के बारे में जान लिए, अब हम लोग देखेंगे कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। तो चलिए आगे देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान कर देता है तो उसकी देख रेख वक्फ बोर्ड करता है। तो ये तो चूंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम, ये सेम चीज़ है, ठीक है। यानी कि ये इस्लाम लोग ही अल्लाह को मानते हैं। तो अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति जिसमें कि अचल या अचल और रुपया पैसा का दान देता है तो उसकी देखरेख कौन करेगा, उसकी देखरेख जो है वो वक्फ बोर्ड करता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम लोग चलिए यहाँ से देखते हैं। आगे में क्या बोला है कि वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। तो चूंकि देखिए इसमें हम लोग पहले देखें कि वक्फ बोर्ड से जो धन अर्जित होती है उसे इनके धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है। तो पैसा ऐसा तो नहीं है कि उस संपत्ति को रखे रहेंगे तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो भी संपत्ति जमा होता है उसे शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है, ठीक है। यानी वक्फ बोर्ड जो है इसे इन्वेस्ट करता है और उससे ही जो रिटर्न आता है वो इनके धार्मिक कार्यों में लगता है। आगे बोलता है कि इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। यानी कि इससे जो रिटर्न आता है, ठीक है, उसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आपदा में या फिर गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। और ये खर्च भी जो है वो
इन्हीं के वक्फ बोर्ड से ही किया जाता है, ठीक है। वही वक्फ बोर्ड इनका देखरेख करता है। आगे आता है कि अभी देश भर में 30 वक्फ बोर्ड हैं। तो देखिए 30 नहीं, ये टोटल अभी 32 है, ठीक है। यानी कि देश में अभी 32 वक्फ बोर्ड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्तियां 9.40 एकड़ जमीन में फैली हुई है। तो देख सकते हैं कि अभी जो है वो वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, 8.70 लाख संपत्ति, जो कि 9.40 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो किसके पास है, रेलवे के पास है, ठीक है। क्योंकि रेलवे लाइन तो चूँकि सर्वाधिक फैला हुआ है तो इसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। उसके बाद जो ज़मीन है वो सेना के पास है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो किसके पास है, तो वक्फ बोर्ड के पास ही ज़मीन है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा आंकड़ा दिया गया है कि रेलवे की जो है कुल ज़मीन वो 33 लाख एकड़ है, ठीक है। ये किसकी रेलवे की ज़मीन है, सेना यानी रक्षा मंत्रालय की कुल ज़मीन कितना है, तो ये 17 लाख एकड़ है। और वक्फ बोर्ड की कुल ज़मीन कितना है, तो 9.40 लाख एकड़, ये इतना वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। इसके बाद आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है मेन कि क्या है वक्फ संशोधन बिल। तो यही एक मुद्दा, गर्म मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस बिल को पेश किसने किया था, तो किरण रिजिजू ने किए थे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है वक्फ संशोधन बिल। तो देखिए 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। यानी कि 1950 के दशक में, आज से लगभग कितना साल पहले, आप पीछे सोच सकते हैं, लगभग 75 साल पहले, ठीक है। कि 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। तो उस टाइम कानून बना नहीं, लेकिन उस टाइम ऐसा महसूस हुआ। आगे आता है कि इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। तो देखिए इसके लिए जो है 1954 में पहला वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर, यानी उस टाइम 1954 में कानून बना, ठीक है, जिसके तहत जो है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें क्या बोला है कि 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद यानी कि 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। तो 1954 में यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल में एक बना था, ठीक है, लेकिन 1955 में इसी में संशोधन करके जो है वो हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। फिर आगे आता है कि इस वक्त देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रख-रखाव करते हैं। तो चूँकि देखिए वक्फ बोर्ड के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी टोटल कितने हैं, तो ये 32 वक्फ बोर्ड है, ठीक है। इसमें से कि एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और बाकी जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड है। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए एक वक्फ बोर्ड अलग है, ठीक है। तो देखिए ये भी हम लोग पीछे देख चुके थे कि ये जो है शिया और सुन्नी के दोनों के लिए, दोनों मुस्लिमों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड एक राज्य में, ऐसा कई राज्यों में है अभी भी, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या बोला कि 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग गठित हुई। यानी कि उनसे 1964 में पहली बार जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल की गठित की गई, ठीक है। इसके बाद आता है कि 1954 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। तो ऊपर जितने भी हम लोग पढ़े हैं, यहीं पे बोला है कि 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है वक्फ संशोधन बिल लाई है, ठीक है, जो कि अब तो पास हो चुका है और ये एक्ट बन गया है, ठीक है। अब कई सारे इसके विरोध में जो है कि वो याचिका दायर की गई है, तो उसका फैसला आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल अभी ये एक्ट जो है वो 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि वक्फ एक्ट के ड्राफ्ट बिल में ये बदलाव संभव, यानी कि जब वक्फ एक्ट बन गया तो इसमें अब क्या-क्या बदलाव जो है वो संभव है। तो आगे चलिए पढ़ते हैं कि किसी भी ज़मीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफ़िकेशन करना ज़रूरी हो जाएगा। यानी कि देखिए कोई भी आपका ज़मीन है, ठीक है? तो कोई भी ज़मीन को जो है वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफ़िकेशन करना ज़रूरी हो जाएगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि कहीं पे कोई ज़मीन लंबे समय से खाली पड़ा है, ठीक है? या फिर कहीं कोई भी ज़मीन है तो उसमें इस्लाम लोगों को ऐसा लगता है था कि इसमें कुछ बना देना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे वो कब्रिस्तान बना दिए, मस्जिद बना दिए या फिर अपने धर्म का कुछ ऐसा बना दिए। अब वो कुछ दिन तक हो गया, ठीक है? 2-4 साल, 5 साल रहा। अब इसके बाद अब उस ज़मीन पे जो है वो उन्हीं का अधिकार हो जाता था। फिर इसके लिए उसमें किसी प्रकार की
कार्रवाई नहीं कर सकते थे, वो जो संपत्ति है यानी कि वो जो ज़मीन थी वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान था। लेकिन अब ये नहीं है, इसको निरस्त कर दिया गया है। इसकी जगह पे ये लाया गया है कि यदि अब आपको ज़मीन है यानी कि वो ज़मीन आपको आपको अपना साबित करना है तो इसके लिए उसका जो वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है। जब तक आपका वेरिफ़िकेशन नहीं होगा, आप उस ज़मीन को में आप अपना नहीं कह सकते हैं। आगे आ जाता है कि वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है। जैसे बोला कि वक्फ का पुनर्गठन, ठीक है, यानी वक्फ बोर्ड में जो बना गया है तो उसमें यानी उसका जो संरचना है उसमें बदलाव की संभावना है। आप चाहे तो उसे बदल सकते हैं, जबकि पहला ऐसा नहीं था, जो बन गया था वो बन गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ हुई है। बाकी आप लोगों को कैसा है, कैसा ये संशोधन लग रहा है, आप कमेंट जरूर करेंगे। और बाकी आगे भी चलिए उन पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, क्या बोला है कि वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। यानी कि देखिए, पहले ऐसा था ना कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में और राज्य वक्फ बोर्ड किसी में भी जो है वो बदलाव संभव नहीं था, लेकिन अब जो है उनके संरचना में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रावधान है। यानी कि देखिए, राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित कई सारे ऐसी जो ज़मीनें होंगी जिसमें कि जो है वो वक्फ बोर्ड अपना कह रहा होगा और उस प्रॉपर्टी के जो अपने मालिक होंगे वो अपना कह रहे होंगे। तो ये ज़मीन क्या है कि ये विवादित यानी कि ये विवाद में फँस गया, ठीक है। तो ऐसा जो ज़मीन फँस गया है उसमें नया सिरा से सत्यापन करा के यानी कि वेरिफ़िकेशन कराने का भी प्रस्ताव इसमें है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यानी वक्फ बोर्ड बोला कि ये हमारा ज़मीन है, तो इसमें इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं था, वो ज़मीन उसे हो ही जाता, यानी कि उसका हो ही जाता, ठीक है। तो अब ये नहीं होगा, अब आप चाहे तो अपने ज़मीन के लिए लड़ सकते हैं और इसमें फैसला पा सकते हैं, ठीक है। आगे बोला कि दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। पहले क्या है कि वक्फ बोर्ड के जो भी सदस्य होते थे वही लोग इसका देख-रेख और इसके सारे कार्यों को करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट जो कि यहाँ पे आईएएस, ठीक है, आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। अब ये इनके अनुसार भी चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या बोले कि वक्फ बोर्ड जो चाहे वो होगा, अब अपने इनकी मनमानियाँ नहीं चलेंगी। अब इनके लिए जो है वो अलग-अलग प्रावधान किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये 5 पॉइंट्स थे, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, अब यहाँ तक हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स को देख लिया। बाकी आपको कैसा समझ में आया, आपको कैसा लगा और इस बिल के बारे में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे और उम्मीद है कि यहाँ से भी आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। तो यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।